दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो है 100 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर दोस्तों। ठीक है, यह प्रश्न जो है हमारे आज के जो प्रश्न है यह जो है इंडियन अर्थव्यवस्था के इंडियन इकोनॉमी के जो है महत्वपूर्ण पहलू और राष्ट्रीय आय पर आधारित होंगे। ठीक है दोस्तों, यह इस वीडियो सीरीज का पार्ट 1 होगा यानी कि इंडियन इकोनॉमी वीडियो सीरीज का पार्ट 1 है। और दोस्तों ये जो सारे प्रश्न हैं दोस्तों ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। आपको ध्यान देना है कि ये यूपीएससी एसएससी, ठीक है दोस्तों, बीपीएससी हो गया यानी कि जो है स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्जाम हो गया, रेलवे जैसा कोई भी एग्जाम हो गया दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो हैं ये आपके विभिन्न महत्वपूर्ण परीक्षाओं में उपयोगी होंगे। तो चलिए नजर डालते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न। अगला प्रश्न है आर्थिक विकास के दृष्टिकोण किसके आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। आपके ऑप्शन में पिछड़े राष्ट्र के रूप में, विकसित राष्ट्र के रूप में, विकासशील राष्ट्र के रूप में या फिर अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से जो है भारत की जो गिनती होती है वह होती है विकासशील राष्ट्र के रूप में। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है। आपके ऑप्शन में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या फिर सार्वजनिक क्षेत्र। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि जो तृतीयक क्षेत्र दोस्तों, तृतीयक क्षेत्र यानी कि जो सर्विस सेक्टर है भारत का वह जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान देता है। कौन सा सेक्टर? तो तृतीयक क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। ऑप्शन में है 48%, 50%, 54% या फिर 64%। दोस्तों इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि जो भारत की श्रम शक्ति है दोस्तों उसका लगभग 54%, कितना 54% जो है भाग कृषि की ओर अग्रसर है। ठीक है दोस्तों, कृषि करता है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? भारत में अधिकतर बेरोजगारी है कौन सी? तकनीकी, चक्रीय, घर्षणात्मक या फिर संरचनात्मक। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि जो भारत में अधिकतम बेरोजगारी है वह संरचनात्मक बेरोजगारी है। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। आपके ऑप्शन में दिया गया है नीति आयोग, वित्त आयोग, एनएसएसओ या फिर यूएनओ। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि जो एनएसएसओ है वह दोस्तों भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है कौन सी? ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी या फिर इनमें से सभी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि जो भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है दोस्तों वह ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी, यह तीनों जो है भारत में पाए जाते हैं। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है। आपके ऑप्शन में दिया गया है संरचनात्मक बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी या फिर घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि जो कृषि में मूलतः बेरोजगारी देखी जाती है उसको कहते हैं अदृश्य बेरोजगारी या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न दोस्तों कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि जो कृषि में दोस्तों बेरोजगारी का स्वरूप दिखता है उसमें संरचनात्मक बेरोजगारी भी दिखती है, मौसमी बेरोजगारी भी दिखती है, घर्षणात्मक बेरोजगारी भी दिखती है, यानी कि ये तीनों बेरोजगारी के प्रकार कृषि में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? ध्यान रखना है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन में दिया गया है काम करने के इच्छुक होना और काम ना मिलना। ऑप्शन बी है पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम ना मिलना। ऑप्शन सी है विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी का पर्याप्त होना। या फिर ऑप्शन डी है आवश्यकता से अधिक लोगों का
कार्यरत होना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है दोस्तों, वह जो है ऑप्शन डी यानी कि आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना है। यानी कि दोस्तों जैसे एक खेत है, 1 बीघे की खेती है, ठीक है दोस्तों, उस पे जो है 2 लोग काम कर सकते हैं आसानी से। 1 बीघा का खेत है, उसमें जो है 2 लोग आसानी से काम कर सकते हैं, लेकिन घर में 4 लोग और रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, तो वह 4 के चारों लोग जो है उसी 1 बीघे खेती में काम बटाने के लिए आएंगे। जो 4 लोग और हैं, तो अब कितने हो गए दोस्तों, 4 + 2 यानी कि 6 लोग हो गए। जो काम 2 लोग मिलकर कर सकते थे, अब उसको कर रहे हैं 6 लोग, और उत्पादन कितना हो रहा है, वही हो रहा है, लेकिन श्रम कितना लग रहा है, श्रम 4 लोगों का और अधिक लग रहा है। तो इसी को कहते हैं दोस्तों प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन में मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, उपर्युक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी के प्रकार है, वह जो है दोस्तों मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है और अदृश्य बेरोजगारी भी पाई जाती है। अदृश्य बेरोजगारी यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है दोस्तों, और जो मौसमी बेरोजगारी है यानी कि एक दिन का काम मिल जाना, एक दिन काम उसने किया, फिर 2 दिन घर में बैठा रहा, ठीक है, फिर एक दिन काम किया, फिर 2 दिन बैठा रहा, तो ऐसे करके ये होती है मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। ऑप्शन में ग्रामीण बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी, बेरोजगारी, या फिर खुली बेरोजगारी। दोस्तों इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो वर्तमान समय में भारत की सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या है, वह दोस्तों है शिक्षित वर्ग की बेरोजगारी। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन में दिया गया है शिमला, हैदराबाद, पटना, या फिर नई दिल्ली। तो दोस्तों इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान अवस्थित है, वह अवस्थित है हैदराबाद में। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है। आपसे पूछ रहा है कि संरचनात्मक बेरोजगारी का कौन सा कारण है, क्या कारण है। आपके ऑप्शन में दिया गया है अस्फीति की अवस्था, ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन बी है भारी उद्योगों की अभिनति, ऑप्शन सी है कच्चे माल की कमी, और ऑप्शन डी है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जो संरचनात्मक बेरोजगारी है दोस्तों, उसका सबसे बड़ा जो कारण है, उसका जो कारण है वह है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है। आपके ऑप्शन में है अर्थव्यवस्था का एकीकरण, ऑप्शन बी है वित्तीय बाजार का एकीकरण, ऑप्शन सी है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, या फिर ऑप्शन डी है अर्थव्यवस्था के विभिन्न आंकड़ों का एकीकरण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है, वह घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जो है एकीकरण। तो आपको बताना है दोस्तों कि भारत में जो खुली इकोनॉमी यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन भारत में जो ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई थी, वह कब से हुई थी। कमेंट बॉक्स में आपको ये जरूर बताना है कि भारत में जो है ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न दोस्तों, नीति आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त करने वाले को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। ठीक है, नगरीय क्षेत्रों के लिए यह कैलोरी अंतरहण है कितना। आपके ऑप्शन में है 2000 कैलोरी, ऑप्शन बी है 2100 कैलोरी, ऑप्शन सी है 2300 कैलोरी, और ऑप्शन डी है 2500 कैलोरी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि 2100 कैलोरी जो है दोस्तों, यह नगरीय क्षेत्रों के लिए अंतरहण है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दोस्तों, नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे लोगों का आकलन करता है। आपके ऑप्शन में दिया गया है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक,
अथवा विश्व बैंक। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जो नीति आयोग जो है निर्धनता रेखा के नीचे यानी कि गरीबी रेखा के नीचे के लोगों का जो सर्वेक्षण करता है वह करता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट पर। ठीक है दोस्तों, आप नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो आपके ऑप्शन में है डाडेकर एवं रथ, ऑप्शन बी है BS मिन्हास, ऑप्शन सी है DT लकड़ावाला और ऑप्शन डी है PK वर्धन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो नीति आयोग है वह राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए DT लकड़ावाला की रिपोर्ट का जो है प्रयोग करता है। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन में है शहरी गरीबी को दूर करना, अल्पसंख्यक को उन्नत करना, ऑप्शन सी है अनुसूचित जातियों अनुसूचित जातियों के जीवन स्तर में सुधार करना और ऑप्शन डी है गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। दोस्तों जो अंत्योदय कार्यक्रम था उसका जो उद्देश्य था वह था गरीबों में, ऑप्शन डी यानी कि गरीबों में सबसे अधिक गरीब हैं उनकी मदद करना, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों कुटीर ज्योति योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार देना, ऑप्शन सी है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से, या फिर ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है जो कुटीर ज्योति योजना है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि जो कुटीर ज्योति योजना है वह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है कहाँ पे? जम्मू और कश्मीर में, पंजाब में, हरियाणा में या फिर गोवा में। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जो गरीबी रेखा के नीचे जो जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है वह कहाँ पे है? सबसे न्यूनतम प्रतिशत वह है गोवा में। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दोस्तों? अगला प्रश्न है किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? ठीक है, आपके ऑप्शन में दिया गया है बिहार को, मध्य प्रदेश को, झारखंड को या फिर उड़ीसा को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि जो भारत का इथोपिया कहलाता है किसके कारण? कुपोषण के कारण जो भारत का इथोपिया कहलाता है वह है मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन में दिया गया है मानव विकास सूचकांक, लिंग असमानता सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक या फिर बहुआयामी गरीबी सूचकांक। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि जो भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है, जो सबसे उपयुक्त सूचकांक है वह है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? दोस्तों अगला प्रश्न है कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? आपके ऑप्शन में है IRDP, ऑप्शन बी है ट्राइसम, ऑप्शन सी है NREP और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जो IRDP है, ट्राइसम है, NREP है, ये तीनों कार्यक्रम जो है भारत में गरीबी को दूर करने के लिए चलाए गए थे। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में क्या है? कथन और कारण दिए गए हैं। ठीक है, तो आप कथन क्या दिया गया है? भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है, ये कथन है। इसका कारण क्या दिया गया है? रीजनिंग क्या दी गई है? तो रीजनिंग है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। तो दोस्तों इसमें क्या करना है कि जो नीचे कूट दिया गया है, क्या है जो नीचे कूट दिया गया है उसमें सही उत्तर का चुनाव करना है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा कूट सही है, कूट 1, कूट 2, कूट 3 या फिर कूट 4। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो है विकल्प बी, यानी कि कूट जो बी है वह सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है, परंतु जो रीजनिंग है यानी कि जो कारण है
वह असर्शन यानी कि कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? आपके ऑप्शन में IBRD, ऑप्शन बी है IMF, ऑप्शन सी है UNDP और ऑप्शन डी है WTO। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है वह जो है IBRD द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक है, हम नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक। कौन सा मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, किस अर्थशास्त्री की देन है? आपके ऑप्शन में है एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन, कीन्स या फिर महबूब उल हक। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यानी कि जो HDI देने का जो श्रेय जाता है वह जाता है महबूब उल हक को। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन में दिया गया है स्वास्थ्य एवं पोषण, ऑप्शन बी है प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और ऑप्शन डी है सकल नाम निवेश दर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जो मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है वह है सकल नाम निवेश दर। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक। कौन सा मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI का आधार क्या है? इसमें HDI का आधार पूछ रहा है। तो ऑप्शन में दिया गया है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ऑप्शन डी है शिक्षा, रोजगार और जीवन स्तर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो HDI का आधार है, HDI का आधार है जो वह है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन में केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो राज्य स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है वह है मध्य प्रदेश। नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। कौन सा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी या कब जारी किया गया था भारत में मानव विकास रिपोर्ट, वो भी पहली बार? ऑप्शन में है अप्रैल 2000, अप्रैल 2001, अप्रैल 2002 या फिर अप्रैल 2003। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है जो भारत में सबसे पहली बार मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी वह जारी की गई थी अप्रैल 2002 में। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? आपके ऑप्शन में है उच्च मानव विकास श्रेणी, मध्यम मानव विकास श्रेणी, निम्न मानव विकास श्रेणी या फिर अति निम्न मानव विकास श्रेणी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि जो भारत को UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में रखा गया है वह है मध्यम मानव विकास श्रेणी में। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य कौन से हैं? ऑप्शन में केरल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, ऑप्शन बी है केरल, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, ऑप्शन सी है केरल, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जो भारत में फरवरी 2011 में जो शैक्षिक विकास सूचकांक जारी किया गया था उसमें सबसे पहले केरल, तमिलनाडु, पंजाब और फिर दिल्ली का स्थान आता है। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो ऑप्शन में निर्यात बंद, आयात निर्यात बंद, आयात बंद या फिर नियंत्रित पूंजी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि आयात और निर्यात जिस भी अर्थव्यवस्था की बंद होती है उसको कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था, जो कि भारत 1991 से पहले एक अर्थव्यवस्था थी, बंद अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों?
प्रच्छन्न बेरोजगारी एक विशेषता है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे जो दोस्तों प्रच्छन्न लिखा होगा, तो यहाँ पे क्या है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी की एक विशेषता है। क्या प्रच्छन्न बेरोजगारी एक विशेषता है? उद्योग की, व्यापार की, कृषि की या फिर यातायात की? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी जो प्रच्छन्न बेरोजगारी देखी जाती है वह कृषि के क्षेत्र में देखी जाती है। अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है, किसमें निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधनों पर, पूंजी निर्माण पर, बाजार के आकार पर या फिर उपर्युक्त सभी? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो अगर किसी देश का प्राकृतिक जो आर्थिक विकास है वह निर्भर करता है तो वह प्राकृतिक, उसके लिए प्राकृतिक संसाधन भी जरूरी है, पूंजी निर्माण भी जरूरी है और बाजार का आकार भी जरूरी है। ठीक है, तब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? ऑप्शन में है बिहार में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में या फिर झारखंड में? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो भारत का उड़ीसा राज्य है दोस्तों, इस राज्य में गरीबों का स्तर सबसे अधिक है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। ऑप्शन में दिया गया है विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। ऑप्शन बी है परिवार की आय के आधार पर। ऑप्शन सी है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। ऑप्शन डी है देश की मलिन बस्तियों के आधार पर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो भारत में निर्धनता का आकलन किया जाता है वह परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? आपके ऑप्शन में दिया गया है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। ऑप्शन बी है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। ऑप्शन सी है करारोपण और ऑप्शन डी है भूमि सुधार। दोस्तों ऑप्शन जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि जो असमानता घटाने का उपाय में शामिल नहीं है दोस्तों, वह है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में या फिर एक पूंजी अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि जो भारत को परिभाषित किया जाता है वह एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? आपके ऑप्शन में है स्वैच्छिक निष्क्रियता, आय में असमानता, सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव या फिर लोगों में बुद्धि का अभाव? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि जो अल्प विकसित देश है दोस्तों, उनमें आय में असमानता जो है वह एक मुख्य कारण है। जो गरीबी का जो मतलब गरीबी के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है वह है आय में असमानता। ठीक है, देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? आपके ऑप्शन में दिया गया दोस्तों विश्व बैंक का पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुस्थिर विकास विभाग। जो ऑप्शन बी है वह दिया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ऑप्शन सी है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑप्शन डी है क्योटो प्रोटोकॉल। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि जो हरित सूचकांक है दोस्तों वह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जो है विकसित किया गया था। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई है? ठीक है, आपके ऑप्शन में दिया गया परिवार कल्याण मंत्रालय, उपभोक्ता सहकारी समितियां, केंद्रीय सतर्कता आयोग या फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है दोस्तों, उसकी जो है भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई है। किसके द्वारा? केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? जीवन प्रत्याशा शामिल नहीं है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय शामिल नहीं है, सामाजिक असमानता शामिल नहीं है या फिर प्रौढ़ साक्षरता शामिल नहीं है?
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है वह है सामाजिक असमानता। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था, क्या है अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन में डॉक्टर बिमल जलान, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव और ऑप्शन डी है पी चिदम्बरम। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि जो उदारीकरण है वह दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह को उसका अग्रदूत माना जाता है। यानी कि जो उदारीकरण का जो नई आर्थिक नीति जो 1991 में जो नई आर्थिक नीति आई थी दोस्तों, उस नीति को जो है राव मनमोहन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? राव मनमोहन मॉडल के नाम से जाना जाता है। आपको ये भी याद रखना है। तो जो राव थे यह पीवी नरसिम्हा राव के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव जो उस समय थे वर्ष 1991 में तो भारत के प्रधानमंत्री थे, और जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे दोस्तों यह उस समय यानी कि वर्ष 1991 में यह भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, मानव सूचकांक किसने बनाया था? मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? आपके ऑप्शन में है अंकटाड, ऑप्शन बी है आसियान, ऑप्शन सी है आईबीआरडी और ऑप्शन डी है यूएनडीपी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जो मानव ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो विकसित किया गया था वह किया गया था जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? कैसी अर्थव्यवस्था को जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? ऑप्शन में समाजवादी, ऑप्शन बी है समृद्ध या फिर बंद अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी है मुक्त अर्थव्यवस्था और ऑप्शन डी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था को जो दोस्तों समृद्ध या फिर बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार में वर्गीकृत किया जाता है? आपके ऑप्शन में है कच्ची सामग्रियों का प्रयोग, ऑप्शन बी है आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप, ऑप्शन सी है उद्यमों का स्वामित्व और ऑप्शन डी है रोजगार की शर्तें। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि उद्यमों का जो स्वामित्व है जो है इसमें जो है किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों का सार्वजनिक और निजी में। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दोस्तों भारतीय आय में सर्वाधिक योगदान है। ठीक है, आपके ऑप्शन में कृषि क्षेत्र का, विनिर्माण क्षेत्र का, व्यापार क्षेत्र का या फिर ऑप्शन डी है बैंकिंग क्षेत्र का। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि जो भारतीय आय में सर्वाधिक योगदान है वह है विनिर्माण क्षेत्र का। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको भारतीय आय में जो सर्वाधिक योगदान करने वाला सेक्टर है वह है विनिर्माण सेक्टर। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न दोस्तों भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र या फिर व्यापार क्षेत्र? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि जो भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है वह है सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? ऑप्शन में कृषि, विनिर्माण, परिवहन या फिर बैंकिंग। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि योजना काल में जो है दोस्तों राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का जो है योगदान अत्यधिक तीव्रता से घटा है। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? आपके ऑप्शन में एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, उद्योग, अवस्थापना या फिर सेवाएं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि सेवाएं यानी कि सर्विस सेक्टर का जो है सबसे ज्यादा योगदान है। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न दोस्तों जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का योगदान आपके ऑप्शन में दिया गया घटता है तत्पश्चात बढ़ता है, ऑप्शन बी है बढ़ता है तत्पश्चात घटता है या फिर ऑप्शन सी है बढ़ता जाता है, ऑप्शन डी है घटता जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है दोस्तों वैसे ही जो है
राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का जो योगदान है वह अत्यधिक तेजी से, अत्यधिक तीव्र गति से बढ़ता जाता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? नियोजन के आरंभ में 1950 से 51 भारत के सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान 1993-94 की कीमतों पर क्रमशः 55.1, 13.34 तथा 29.55% था, जो वर्ष 2014-15 के दौरान परिवर्तित होकर क्रमशः हो गया है। तो आपको बताना है कि कितना हो गया है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन ए है 17.5%, 31.5% और 50.7%। ऑप्शन बी है 22.1%, 26.9%, 51.0%। ऑप्शन सी है 22.2%, 21.8% और 56.0%। ऑप्शन डी है दोस्तों 22.8%, 34.8% और 42.7%। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जो वर्ष 1993-94 की अपेक्षा में वर्ष 2014-15 में बढ़ोतरी देखी गई है, परिवर्तित जो हुआ है वह हो गया है 17.5%, 31.5% और 50.7%। यानी कि जो भारत की जो सर्विस सेक्टर है उसमें अत्यधिक तीव्र गति से वृद्धि देखने को मिली है वर्ष 2093-94 की अपेक्षा में वर्ष 2014-15 में। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? देश में राष्ट्रीय न्याय दर्शन यानी कि एनएसएस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन में है वर्ष 1949 ईस्वी, ऑप्शन बी है वर्ष 1950 ईस्वी, ऑप्शन सी है वर्ष 1951 ईस्वी और ऑप्शन डी है वर्ष 1956 ईस्वी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि वर्ष 1950 ईस्वी में जो है एनएसएस की स्थापना यानी कि राष्ट्रीय न्याय दर्शन की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन में है वर्ष 1950 ईस्वी में, वर्ष 1951 में, वर्ष 1952 में या फिर वर्ष 1956 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि सीएसओ है उसकी स्थापना वर्ष 1951 में की गई थी। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय आय है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आय है। आपके ऑप्शन में है बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन बी है उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन सी है बाजार मूल्य पर निवल देसी उत्पाद और ऑप्शन डी है उत्पाद लागत पर निवल देसी उत्पाद। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि जो राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम है वह है दोस्तों उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। आपके ऑप्शन में है नीति आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जो है भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है। नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? किस राज्य की? गोवा की, पंजाब की, महाराष्ट्र की या फिर गुजरात की? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि भारत का गोवा ऐसा राज्य है जहां की प्रति व्यक्ति आय देश भर में सबसे अधिक है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? बिहार है, उड़ीसा है, राजस्थान है या फिर गुजरात है? दोस्तों इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जो भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति सबसे न्यूनतम आय वाला राज्य है वह है बिहार। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 1867 से 1868 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया गया किसके द्वारा किया गया? एमजी रानाडे द्वारा, सर डब्ल्यू हंटर द्वारा, आरसी दत्त द्वारा या फिर दादा भाई नौरोजी द्वारा? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जो वर्ष 1967-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी, यह सर्वप्रथम जो है
आरसी दत्त ने जो है इसकी रिपोर्ट निकाली थी। ठीक है दोस्तों, किसने निकाली थी? तो आरसी दत्त ने जो है निकाली थी। अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? ड्रेन का सिद्धांत यानी कि द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है गोविंद रानाडे। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि जो ड्रेन का सिद्धांत है यानी कि जो थ्योरी ऑफ ड्रेन है वह दादा भाई नौरोजी द्वारा जो है प्रतिपादित की गई थी। नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दिया गया है उत्पत्ति गणना विधि, ऑप्शन बी है आय विधि, ऑप्शन सी है उपर्युक्त दोनों, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि उपर्युक्त दोनों, यानी कि जो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में जो है जो विधि प्रयोग होती है वह उत्पत्ति गणना विधि का भी प्रयोग होता है और आय विधि का भी जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? प्रति व्यक्ति आय से, राष्ट्रीय आय से, साक्षरता से, या फिर जनसंख्या से? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि जो हिंदू वृद्धि दर संबंधित है वह है राष्ट्रीय आय से। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न दोस्तों वर्ष 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था? आपके ऑप्शन में है डी आर गाडगिल, ऑप्शन बी है पीसी महालनोबिस। कौन है ऑप्शन बी? पीसी महालनोबिस, ऑप्शन सी है बीके आर बी आर राव, और ऑप्शन डी है बी नटराजन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि जो वर्ष 1949 में गठित की गई थी राष्ट्रीय आय समिति, उसका अध्यक्ष जो है पीसी महालनोबिस को बनाया गया था। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो अगला प्रश्न स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? ऑप्शन ए है नेशनल सैंपुलर सर्वे ने, ऑप्शन बी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने, ऑप्शन सी है नौरोजी व सिराज ने, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी ने। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो स्वतंत्रता से पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाए गए थे वह लगाए गए थे दादा भाई नौरोजी व सिराज के द्वारा। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? ऑप्शन में 4 अगस्त 1949, 4 अगस्त 1956, 4 अगस्त 1961 और 4 अगस्त 1966। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जो स्वतंत्रता पश्चात भारत में राष्ट्रीय आय के लिए समिति स्थापित की गई थी उसकी स्थापना हुई थी 4 अगस्त 1949 को। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के बाद कब स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? आपके ऑप्शन में है परंपरागत श्रृंखला, ऑप्शन बी है पुनरीक्षित श्रृंखला, ऑप्शन सी है नवीन श्रृंखला, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि इनमें से सभी, यानी कि परंपरागत श्रृंखला, पुनरीक्षित श्रृंखला, नवीन श्रृंखला, इन सभी को जो है राष्ट्रीय आय की स्वतंत्र राष्ट्रीय आय के अनुमानों के लिए रखा गया था। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? ऑप्शन ए है चालू मूल्यों के आधार पर, ऑप्शन बी है स्थिर मूल्यों के आधार पर, ऑप्शन सी है उपर्युक्त दोनों के आधार पर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है वह चालू मूल्यों के आधार पर तथा स्थिर मूल्यों के आधार पर की जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों को गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है? आपके ऑप्शन में दिया गया है वर्ष 1970-71, वर्ष 1980-81, वर्ष 1993-94, या फिर वर्ष 2004 और 5। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि वर्तमान में जो राष्ट्रीय आय के समंकों की गणना की जा रही है
वह की जा रही है वर्ष 2004-5 के आधार पर। ठीक है, अब दोस्तों नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई क्या है? आपके ऑप्शन में दिया गया है अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व, ऑप्शन बी है बचत की निम्न दरें, ऑप्शन सी है अर्ध बेरोजगारी और ऑप्शन डी है मुद्रास्फीति। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि अमौद्रिक क्षेत्र का जो अस्तित्व है दोस्तों, वह राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक प्रमुख कठिनाई है। अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? आपके ऑप्शन में है पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी, ऑप्शन बी है जन सहयोग की प्रचुरता, ऑप्शन सी है अमौद्रिक क्षेत्र की विषमता और ऑप्शन डी है निर्यात उत्पादन में कमी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जो राष्ट्रीय आय की संगणना में कमी देखने को नहीं मिलती है वह पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी की। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? आपके ऑप्शन में है दादा भाई नौरोजी, RCV राव, BKRV राव या फिर DDR गॉडगिल। दोस्तों का सही उत्तर है ऑप्शन, यानी कि दोस्तों दादा भाई नौरोजी द्वारा सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है दोस्तों दादा भाई नौरोजी कौन? दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? किसका? अपने धन का पलायन सिद्धांत। ठीक है, आपके ऑप्शन में दिया गया नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, ऑप्शन बी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, ऑप्शन सी है एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया या फिर ऑप्शन डी है ब्रिटिश रूल एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि जो दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत जो दिया है वह दिया दोस्तों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। ठीक है, कौन सी पुस्तक है? तो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक है। नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? आपके ऑप्शन में दिए गए हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या फिर सभी का बराबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो भारत की राष्ट्रीय आय है दोस्तों, उसमें से जो सर्विस सेक्टर है यानी कि तृतीयक क्षेत्र है उसका योगदान सबसे अधिक है। आप नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम किस क्षेत्र का योगदान है? आपके ऑप्शन में दिया गया है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है उत्तर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जो भारत की राष्ट्रीय आय है दोस्तों, उसमें जो प्राथमिक सेक्टर है यानी कि प्राथमिक क्षेत्र दोस्तों, इस सेक्टर का सबसे कम योगदान है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दोस्तों भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? नीति आयोग के द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है दोस्तों, वह की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? आपके ऑप्शन में दिया गया है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP, ठीक है, शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि NDP, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि NNP और ऑप्शन डी है प्रति व्यक्ति उत्पाद। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप उसकी जो है GDP यानी कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि गुड्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? आपके ऑप्शन में है सभी प्रकार की बचत का योग, ऑप्शन बी है सभी प्रकार के निर्गतों का योग, ऑप्शन सी है सभी व्ययों का योग और ऑप्शन डी है सभी प्रकार की आय का योग। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जो है सभी प्रकार की बचत का योग को छोड़कर
अन्य सभी तरीकों से जो है राष्ट्रीय आय का परिकलन किया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। आपके ऑप्शन में दिया गया है कि मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया, ऑप्शन बी है नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, ऑप्शन सी है लॉटरी जीतना, और ऑप्शन डी है किसी मकान की बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो व्यक्ति लॉटरी जीतता है या जो लॉटरी की आय होती है वह जो है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाती है। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है किससे? देश की कुल जनसंख्या से, कुल कार्यशील जनसंख्या से, देश के क्षेत्रफल से, या फिर प्रयुक्त पूंजी के परिमाण से। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जो प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है वह राष्ट्रीय आय अपॉन क्या होता है, इसका फॉर्मूला राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम ऑन देश की कुल जनसंख्या, यानी कि कुल जनसंख्या देश की जो भारत की कुल पॉपुलेशन है उसका जो है भाग दिया जाता है। यह फॉर्मूला होता है किसका, प्रति व्यक्ति आय निकालने का। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन में दिया गया है सेवाओं की अपेक्षा कृषि का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, ऑप्शन बी है कृषि की अपेक्षा उद्योग का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, ऑप्शन सी है उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, और ऑप्शन डी है संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि भारत की जो राष्ट्रीय आय के बारे में जो कथन सही है वह है संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा जो है वह सबसे अधिक है भारत की राष्ट्रीय आय में। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। तो दोस्तों आपके ऑप्शन में दिया गया है अपनी आय के अपेक्षाकृत बड़े हिस्से की, ऑप्शन बी है अपनी आय के बराबर हिस्से की, ऑप्शन सी है अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की, और ऑप्शन डी है अपनी पूरी आय की। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि अमीरों की तुलना जो है में गरीब बचत करते हैं किसमें, अपनी आय में आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्या है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही राजस्वान क्रम है? ठीक है दोस्तों, आपके ऑप्शन में है सेवा, उत्पाद और कृषि, सेवा, कृषि और उद्योग, उद्योग, सेवा और कृषि, या फिर उद्योग, कृषि और सेवा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जो भारत का सब बढ़ता क्रम है दोस्तों वह है सबसे ज्यादा जो उत्पादन करता है वह है सेवा क्षेत्र, ठीक है, सर्विस सेक्टर, फिर उसके बाद जो है दोस्तों जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, फिर दोस्तों उसके बाद जो सबसे लास्ट में आता है वह है एग्रीकल्चर। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दोस्तों भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के प्राकलन के लिए वर्तमान आधार वर्ष है कौन सा? वर्ष 2011-12, वर्ष 2002-2001, वर्ष 2002-2003, या फिर वर्ष 2006 और 7। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जो जीडीपी के प्राकलन के लिए वर्तमान आधार वर्ष चुना जाता है वह कौन सा है? 2011-12। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है? ऑप्शन में है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, या फिर ऑप्शन डी है सभी तीनों का बराबर योगदान है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्र का जो है भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक क्या कहता है, यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। ठीक है, जो जीडीपी है कथन एक यह है। जो कथन दो है, यह एक अनुबद्ध समय अवधि में देश के अंदर उत्पादित समस्त अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए कुल व्ययों के बराबर है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है?
केवल एक सही है, यानी कि ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी केवल एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी कि केवल एक, यानी कि जो जीडीपी के बारे में सही है वह है यह एक वर्ष में एक देश की सीमा के भीतर बनी सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, मूल्य ह्रास किसके बराबर होता है? ऑप्शन में है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन बी है निवल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन सी है सकल राष्ट्रीय उत्पाद और वैयक्तिक आय, और ऑप्शन डी है वैयक्तिक आय और वैयक्तिक कर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी कि जो मूल्य ह्रास है वह जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद और निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, इसके बराबर होता है। ठीक, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है, कौन सी नहीं है? मूल्य वर्धित विधि नहीं है, आय विधित नहीं है, निवेश विधि नहीं है, या फिर व्यय विधि नहीं है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि राष्ट्रीय आय के मापन की विधि जो नहीं है वह है निवेश विधि। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? ऑप्शन ए है व्यय पद्धति, ऑप्शन बी है उत्पाद पद्धति, ऑप्शन सी है मैट्रिक्स पद्धति, और ऑप्शन डी है आय पद्धति। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि जो मैट्रिक्स पद्धति है दोस्तों वह राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? ऑप्शन में है अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन बी है पूंजी उपभोग छूट, या फिर ऑप्शन सी है इमदाद यानी कि सब्सिडी, और ऑप्शन डी है ब्याज। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी कि जो एनएनपी निकालने के लिए राष्ट्रीय आय निकालने के लिए, नेशनल इनकम निकालने के लिए जो एनआई जब हम निकालते हैं तो वह घटाते हैं एनएनपी में जो है एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है दोस्तों जीएनपी से जो है एनएनपी निकालने के लिए, ठीक है, निम्न में से किसको घटाया जाता है? आपके ऑप्शन में ह्रास, ब्याज, कर, या फिर इमदाद। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी कि जो जीएनपी है दोस्तों यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है उसको जो निकालने के लिए जो है ह्रास को घटाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दोस्तों सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास बराबर क्या होता है? आपको बताना है प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी है निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन सी है वैयक्तिक आय, और ऑप्शन डी है सकल घरेलू उत्पाद। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास बराबर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दोस्तों किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी क्या होता है? एनएनपी होता है सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास भत्ते बढ़ाकर, ऑप्शन बी है सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से निवल आय जोड़कर, ऑप्शन सी है सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से निवल आय घटाकर, या फिर ऑप्शन डी है सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास भत्ते घटाकर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यानी कि जो निवल यानी कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी है दोस्तों वह सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास भत्ते को घटाकर होता है। ठीक है, अब दोस्तों नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है? आपके ऑप्शन में वर्ष प्रति वर्ष, वर्ष वर्ष प्रति वर्ष, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा, ऑप्शन बी है वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि द्वारा, ऑप्शन सी है बचत अनुपात में वृद्धि द्वारा, या फिर ऑप्शन डी है भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी कि जो आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है वह वर्ष प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।
अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय, क्या है अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय समुद्र यानी पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्न में से किसकी जीडीपी का हिस्सा है। आपके ऑप्शन में श्रीलंका, भारत तथा श्रीलंका, भारत या फिर भारत तथा इंडोनेशियाई। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय समुद्र है दोस्तों, पानी में जो भारतीय मछुआरों द्वारा मछलियां पकड़ी जाती हैं वह भारत की जीडीपी का हिस्सा बनती हैं। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दोस्तों, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन में है किराया, ऑप्शन बी है मिश्रित आय, ऑप्शन सी है पेंशन और ऑप्शन डी है अवितरित आय। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि अवितरित आय को जो है दोस्तों शामिल नहीं किया जाता है, किसमें, राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है। तो आपके ऑप्शन में निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य से घटाया जाना। ऑप्शन बी है निर्यात और आयात दोनों के मूल्यों को जोड़ा जाना। ऑप्शन सी है निर्यात मूल्य को घटाया जाना और आयात मूल्य को जोड़ा जाना। ऑप्शन डी है निर्यात और आयात दोनों के मूल्यों को घटाया जाना। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जो निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना दोस्तों राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय इसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है, वह है विकल्प ए। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है। उत्पाद किसका मुद्रा मूल्य, वस्तुओं और सेवाओं के स्टॉक का। ऑप्शन बी है एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। ऑप्शन सी है केवल बाजार के लिए उत्पादित वस्तुओं का और ऑप्शन डी है बाजार के लिए और अपने उपयोग के लिए उत्पादित वस्तुओं का। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो है जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका मुद्रा मूल्य जोड़ा जाता है। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है। आपके ऑप्शन में सरकार का वार्षिक राजस्व, ऑप्शन बी है उत्पादन कार्यों का योगफल, ऑप्शन सी है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का अधिशेष, ऑप्शन डी है निर्यात में आयात घटाकर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि उत्पादन कार्यों का योगफल जो है दोस्तों किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न दोस्तों व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है। तो आपके ऑप्शन में सकल घरेलू निजी निवेश, निवल विदेशी निवेश, मूल्यह्रास व्यय या फिर निजी उपभोग व्यय। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि मूल्यह्रास व्यय को जो है जीएनपी की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक आईएएस को। और जो है दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और एक महत्वपूर्ण बात कि दोस्तों नोटबुक आईएएस जो है सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए टेस्ट सीरीज की एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करता है, जिसमें यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज, दैनिक उत्तर लेखन अभ्यास, दैनिक एमसीक्यूज अभ्यास आदि प्रोग्राम ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध हैं। ठीक है दोस्तों, आप हमारे ऑफिस में आकर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G19 वर्धमान मॉल, नेहरू विहार, नई दिल्ली। और अगर आप हमसे फोन पर संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7683049133 या फिर 9560727077।